हेलो। रिकर्शन के इस नेक्स्ट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। ये हमारा एक मेमोरी का ब्लॉक है। ध्यान से देखिए, ये एक मेमोरी का ब्लॉक है जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस में डिवाइडेड है। बहुत छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस में डिवाइडेड है। एंड ऑल द सेक्शन, ये जो छोटे छोटे जो सेक्शंस है ना, इसको बाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बाइट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस को क्या कहते हैं? बाइट्स कहते हैं। सिंस ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, तो 2D रिप्रेजेंटेशन में ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बाइट्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसे 2D के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब ईच बाइट, हर एक बाइट का अपना एक एड्रेस होता है, स्पेसिफिक एड्रेस होता है। ये मेमोरी के अंदर एक पार्ट है। मेमोरी के अंदर ये एक मेमोरी को सब डिवाइडेड किया गया, हम लोगों ने बाइट्स के फॉर्म में डिवाइड किया है। और ये छोटे छोटे बाइट्स जो हैं, उसका अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। सपोज मान लीजिए ये छोटा सा बाइट जिसका एड्रेस 0 है, यहाँ पे इसका एड्रेस 1 है, 2 है, एंड देन सो ऑन गोज ऑन। ठीक है, मान लीजिए एवरी बाइट जिसका एड्रेस 0, 1, 2 है, ये सिंस ये 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है हमने, बट इसका एड्रेस जो है वो लीनियर है। इसका एड्रेस क्या है? वो लीनियर है। आपको रैम के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे आपके फ़ोन में रैम होता है 4 GB, 2 GB, 3 GB, वॉट एवर। तो हम लोग एक बार में सारे रैम का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, उस रैम को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उस सेगमेंट को हम लोग एक बार में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे ये एक मेमोरी का ब्लॉक है। ये एक मेमोरी का क्या है? ब्लॉक है, जो आपके मेन मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा बाइट है उसका एड्रेस है 0, और यहाँ पे जो सबसे किनारे बाइट है उसका एड्रेस है 65536। ठीक है, इसका एड्रेस। नाउ अब हम लोग जानेंगे कि ये जो 65536 ये जो एड्रेस है, ये 65536 ये जो एड्रेस है, ये एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज दिस? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कभी भी मेमोरी के अंदर पूरे मेमोरी को एक बार में यूटिलाइज नहीं करते हैं। नाउ वी यूटिलाइज मेमोरी इन अ स्मॉल सेगमेंट्स। वी यूटिलाइज मेमोरी इन अ स्मॉल सेगमेंट। यूजुअली आमतौर पे हम लोग मेमोरी को स्मॉल सेगमेंट्स में यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि ये जो पहले बाइट का एड्रेस है वो है 0, एंड द लास्ट वाले बाइट का जो एड्रेस है वो है 65336। दैट इज ये एक छोटा सा मेमोरी ब्लॉक का पार्ट है। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसका छोटा ब्लॉक है ये, और छोटे ब्लॉक में वो ब्लॉक भी सब डिवाइडेड है बाइट्स के फॉर्म में, एंड दिस बाइट्स हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस, और इट हैज a specific name, you can say. Means each and every byte has own address, a specific address. We can denote a specific address. Okay, तो एक बाइट का अपना एक एड्रेस होता है। एंड हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पूरे मेमोरी को एक बार में यूटिलाइज नहीं करते, हम लोग उसे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देखिए 0 से लेकर के 65536 अप्रोक्सीमेटली 65336 मेरा बाइट्स हो गया। ठीक है, ये बाइट्स अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग इसको 1024 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 64 किलो बाइट्स वी आर यूजिंग। 64 किलो बाइट्स वी आर यूजिंग। तो एक पॉइंट बड़ी नोट करने वाली चीज यहाँ पे ये है कि इफ वी हैव रैम ऑफ 8 GB एंड 4 GB कैपेसिटी, देन entire the memory cannot be used as a whole, but the memory is divided into segment. Usually it is 64 byte. Means हम लोग पूरे मेमोरी को एक बार में यूटिलाइज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी का सेगमेंट्स बना लेते हैं। एंड ये मेमोरी के सेगमेंट्स को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 64 बाइट्स का सेगमेंट्स होता है, एंड 64 किलो बाइट्स का सेगमेंट होता है, एंड वी आर यूजिंग, हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे एक प्रोग्राम, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ प्रोग्राम यूजेस
मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का इस्तेमाल प्रोग्राम कैसे करता है, आइए देखते हैं। ये सीपीयू है। सीपीयू के अंदर जैसे मैंने बताया मेमोरी होता है, आपका रैम होता है। रैम आपका 8 GB हो सकता है, 4 GB हो सकता है, वॉट कितना भी कैपेसिटी का हो, पर हम लोग उसे पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग उसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 64 बिट वी आर यूजिंग राइट नाउ, एंड इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर और डिपेंड्स अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। सपोज आपका कोई एक प्रोग्राम फाइल है जो हार्ड डिस्क ड्राइव में रखा गया है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, आपका एक प्रोग्राम फाइल रखा गया है। इस प्रोग्राम फाइल को हम लोग चाहते हैं मेन मेमोरी में लाना। तो inside the main memory we are divided into segments, and inside segment there is 3 sections. The first one is heap. The first section of the memory is heap, and the second section is called stack, and the third section, which is the last section, is called code section. And inside the code section we have a program of machine code. मीन्स हम लोग का जो प्रोग्राम है इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो .exe फाइल में, जो हार्ड डिस्क ड्राइव में आपका सेव है, वो मेन मेमोरी में आएगा कोड सेक्शन में। और इस कोड सेक्शन में आपका जो प्रोग्राम होगा वो एज अ फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज के रूप में होगा। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ क्या, मशीन लैंग्वेज के रूप में होगा। तो अब राइट नाउ आपको एक एग्जांपल से मैं इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करूंगा। ये छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये जो मेमोरी का मैनेजमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। पहले मैंने आपको बताया कि सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर आपका रैम है। रैम की कुछ कैपेसिटी होती है, 8 GB, 4 GB, वॉटेवर जितने भी कैपेसिटी हो। उसके अंदर आपको आपके सारे मेमोरी का हम लोग एक बार इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज 64 किलोबाइट्स यूजुअली हम लोग लेते हैं। और इनसाइड द सेगमेंट हम लोग के पास 3 सेक्शंस होते हैं, दैट इज हीप, स्टैक एंड कोड सेक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा एक प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव है, और उस प्रोग्राम को हम लोग मेन मेमोरी में कैसे स्पेस मिलता है, किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा एक प्रोग्राम है, ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, ये वॉइड मेन फंक्शन है। पहले मैं थोड़ा सा इसे रिमूव कर दूं, बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है ये मैंने रिमूव कर दिया इसे, एंड देन थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, इसे रेड कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, आइए। तो ये एक मेरा सैम्पल प्रोग्राम है, दिस इज माई सैम्पल प्रोग्राम, दिस इज अ मेन फंक्शन, एंड इनसाइड द मेन फंक्शन वी हैव अ इंटीजर इंट टाइप ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, एंड मेरा दूसरा वेरिएबल है इंट टाइप का, एंड तीसरा वेरिएबल है मेरा सी दैट इज फ्लोट टाइप का। प्लीज अभी इस बात पे बॉदर नहीं करें कि इसे कितना मेमोरी मिलेगा, इसे कितना मेमोरी मिलेगा, इसे कितना मेमोरी मिलेगा, इस बारे में अभी आप ना सोचें। आपको बस इतना ध्यान देना है कि ये जो मेमोरी का मैनेजमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है। ये पहला डिपेंडेंसी है आपके कंपाइलर पे। आपका कंपाइलर 32 बिट का है, 64 बिट का है, 16 बिट का है, कितने बिट का कंपाइलर है, सबसे पहले तो इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम को इस सेगमेंट में किस तरह से मेमोरी मिलेगी, कैसे मेमोरी का मैनेजमेंट होगा। आइए देखते हैं। इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग उठा करके कोड सेक्शन में लाएंगे, जो इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड के फॉर्म में होगा। ये मशीन कोड प्रोग्राम को लाइन वाइज रीड करके आपको 3 मेमोरी के ब्लॉक्स बना देगा। क्योंकि इनसाइड द मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और ये 3 वेरिएबल मेमोरी में अपना स्पेस लेगा। और ये स्पेस कहाँ लेगा, ये स्पेस लेगा स्टैक मेमोरी के अंदर। वाई ये स्टैक मेमोरी के अंदर क्यों लेगा स्पेस, क्योंकि हमने इसे
इसे रन टाइम में डिक्लेयर नहीं किया, इसे कंपाइल टाइम में डिक्लेयर किया है, कंपाइल करने के वक्त डिक्लेयर किया है। मीन्स ये स्टैक के अंदर ये अपना मेमोरी लेगा। जैसे ये ए वेरिएबल अपना 2 बाइट्स का मेमोरी लेगा, पी 2 बाइट्स का लेगा, सी फ्लोट अगर 3 या 4 जितने भी बाइट्स का होगा वो अपना मेमोरी लेगा। तो ये जो मेमोरी का मैनेजमेंट है ये स्टैक फ्रेम के अंदर होता है। दैट इज इसको हम लोग एक्टिवेशन रिकॉर्ड और स्टैक फ्रेम भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेसिकली। तो दूसरा एक नोट करने वाली पॉइंट ये है कि हाउ मच मेमोरी इट विल रिजर्व इन मेमोरी as is decided at compile time, that why it is called static memory allocation। इस मेमोरी एलोकेशन को हम लोग बेसिकली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं बिकॉज इट इज in defining in a compile time, that's why it is called static memory allocation। अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। what is this is a second sample program and we have two functions, function a, function 2, function 1 and this is the main function। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सारा जितना भी आपका प्रोग्राम है वो सबसे पहले कोड सेक्शन में आएगा। दिस इज कॉल्ड कोड सेक्शन एंड हर कोड सेक्शन का अपना एक मशीन लैंग्वेज के रूप में ये प्रोग्राम हो। एंड जो सबसे पहले एग्जीक्यूशन होता है वो होता है मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन चलेगा सबसे पहले। मेन फंक्शन में चेक होगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल है इंट नाम का, ठीक है। जो इंट नाम का वेरिएबल है उसको मेमोरी का ब्लॉक मिल जाएगा। ये देखिए मेमोरी स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। मेमोरी का स्पेस मिल गया। अब इनसाइड जब मेमोरी मिल गई ए वेरिएबल को एंड देन फिर इसे मिलेगा मेमोरी, फ्लोट टाइप के वेरिएबल को बी को मेमोरी मिलेगा एंड देन फिर ये लाइंस चेक होंगी एंड देन इस यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एक फन वन है एंड द प्रोग्राम कॉल्स फन वन। व्हाट इज फन वन? एंड फन वन में ये देखेगा कि फिर एक मेमोरी का फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया और फिर यहाँ पे एक सेकेंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। दिस इज कॉल्ड एक्स नाम का वेरिएबल होगा जिसमें सेकेंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। नाउ अब दूसरा लाइन चेक होगा। अब ये देखेगा क्या कि यहाँ पे fun2 है एंड देन ये चला जाएगा fun2 पे। fun2 पे आप देखिए जहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करने की जगह है वहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और इनसाइड द fun2 वी हैव अ सेकेंड वेरिएबल दैट इज a एंड इन दिस स्टैक फ्रेम एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा जिसका नाम जो 2 वेरिएबल्स कंटेन करेगा fun2 का, जिसका एड्रेस कुछ इस तरीके से होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, आप जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो सारे स्टैक फ्रेम के अंदर होंगे। वो सारे स्टैक फ्रेम के अंदर होंगे। वो सारे कहाँ होंगे? स्टैक फ्रेम के अंदर होंगे। तो आइए एक चीज और हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेन फंक्शन चल गया, मेन फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स है उसको मेमोरी मिल गई, देन फिर मेन फंक्शन के अंदर fun1 कॉल हुआ, उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको मेमोरी मिली एंड देन fun2 कॉल हुआ, उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको मेमोरी मिली। देन व्हाट हैपेंस? उसके बाद क्या होगा? देन उसके बाद क्या होगा कि fun2 विल एग्जीक्यूट। fun2 विल व्हाट? एग्जीक्यूट। प्रॉपरली fun2 एग्जीक्यूट होगा एंड देन fun2 का काम खत्म हुआ। ये स्टैक मेमोरी से हो गया रिलीज, ये मेमोरी से रिलीज हो गया एंड देन फिर क्या होगा? फिर fun1 चलेगा, फिर fun1 चलेगा। fun1 का काम जैसे खत्म हुआ देन वो हो जाएगा मेमोरी से रिलीज एंड देन फिर मेन फंक्शन चलेगा। जैसे ही मेन फंक्शन का काम हो गया खत्म एंड देन वो हो जाएगा मेमोरी से रिलीज। तो अल्टीमेटली ये एक इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैक के फॉर्म में हो रहा है। अगर आपको स्टैक का थोड़ा सा नॉलेज है, अगर आप जानते हैं पहले से स्टैक, तो आपको ये बात पता होगा कि स्टैक में 2 तरीके का फंक्शन होता है, एक पुश और एक पॉप। तो सबसे पहले तो पुश हुआ, फंक्शंस पहले मेन फंक्शन आया, फिर fun1 आया, फिर fun2 आया। फर्स्ट इट पुशिंग एंड देन इट पॉप आउट, ये बाहर निकल रहा है। जैसे fun2 का काम खत्म हुआ, ये मेमोरी रिलीज करके निकल गया। fun1 का काम खत्म हुआ, मेमोरी रिलीज करके निकल गया। मेन फंक्शन का काम खत्म हुआ, मेन फंक्शन विल एग्जीक्यूट एंड देन द रेस्ट इज ओवर। तो फंक्शन जो होता है वो ये स्टैक फ्रेमवर्क पे काम करता है। मेरा कहने का ये मतलब है। आइए एक
अब आपने देखा कि एक स्टैक फ्रेम है, ये कोड सेक्शन है. व्हाट इज द यूज ऑफ हीप मेमोरी? व्हाई वी आर यूजिंग हीप? हीप मेमोरी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? तो ये देखने के लिए आपको ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ. देखिए, यह एक सैम्पल प्रोग्राम है, ये एक सैम्पल प्रोग्राम है एंड ये एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है. हीप मेमोरी के बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है हीप मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. हीप मेमोरी को क्या नहीं कर सकता? डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता कोई भी प्रोग्राम. हीप मेमोरी को हम लोग एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर. हम लोग पॉइंटर के रूप में एक्सेस करेंगे. तो हाउ हीप मेमोरी इज यूटिलाइज्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीप? हीप का मतलब क्या है? हीप का मतलब है पाइलिंग अप. बट हियर इन दिस लेक्चर, हीप का मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड मेमोरी. हीप का मतलब क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड मेमोरी. हीप का मतलब क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड मेमोरी. बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है? ये मेरा मेन फंक्शन है. ये मेरा क्या है? ये मेरा मेन फंक्शन है. एंड इनसाइड द मेन फंक्शन वी हैव अ पॉइंटर. वी हैव व्हाट? अ पॉइंटर वेरिएबल विच इज ऑफ इंट टाइप. इंट टाइप का मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है. और ये पॉइंटर वेरिएबल, सिंस ये पॉइंटर वेरिएबल है तो एड्रेस कंटेन करेगा. वी ऑल नो कि पॉइंटर वेरिएबल विल कंटेन व्हाट? एड्रेस. एड्रेस ऑफ व्हाट? एरे. एरे का एड्रेस कंटेन करेगा. और ये इनसाइड स्टैक मेमोरी के अंदर होगा. इसे मेमोरी मिलेगा, वो स्टैक मेमोरी के अंदर मिलेगा. एंड ये स्टैक मेमोरी के अंदर मिलेगा तो इसे जो भी मेमोरी मिलेगा, वॉट एवर इट इज, जो भी डिक्लेरेशन किया हुआ है यहाँ पे, इंट टाइप है, फ्लोट टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन योर कंपाइलर, वॉट एवर, तो ये उतना मेमोरी से मिल जाएगा. एंड इनसाइड द मेमोरी, एंड हमने पी पे कौन सा एड्रेस पास किया है? दैट इज न्यू इंट 5. यानी हमने डायनेमिकली हमने एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज है 5. ठीक है, हमने डायनेमिकली एरे किया और उस एरे का एड्रेस हमने पी पे रखा है. उस एरे का एड्रेस हमने कहाँ रखा है? पी पे रखा है. और ये जो डायनेमिकली एरे फॉर्म हुआ है वो इनसाइड द हीप होगा. सपोज मान लीजिए इसका फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है, जो हमने एरे पास किया है उसका जो पहला ब्लॉक है उसका एड्रेस है 500. और ये 500 ये स्टोर कर लेगा. तो इस तरीके से हम लोग हीप मेमोरी को प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर. क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि हीप मेमोरी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते प्रोग्राम में. हम लोग डायरेक्टली हीप मेमोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते. एंड एक बार अगर हम लोग को हीप मेमोरी का इस्तेमाल करना है तो वी हैव टू यूज पॉइंटर. यहाँ पे मैंने नोट भी डाला है. तो हीप मेमोरी, एक मिनट मैं हाईलाइटर ऑन कर लूँ. हीप मेमोरी इज यूज्ड लाइक अ रिसोर्स. आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आपका प्रिंटर कनेक्टेड है. ठीक है, प्रिंटर कनेक्टेड है. एंड जैसे प्रिंटर का काम कोई एक एप्लीकेशन कर रहा है, मान लो उसे कुछ प्रिंट करना है, आपके कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, वो उसने प्रिंटर का इस्तेमाल किया. जब काम पड़ा तब प्रिंटर का इस्तेमाल किया. एंड देन जैसे काम ओवर हो गया उसने रिलीज कर दिया प्रिंटर को कि जाओ कोई और एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल करेगा. नाउ इस केस में भी ऐसा हो रहा है. जब हमें जरूरत पड़ी हीप मेमोरी की, हमने उसका इस्तेमाल किया. एंड देन जैसे ही हीप मेमोरी का काम खत्म हो गया, हीप मेमोरी हम लोगों ने रिलीज कर दिया. एंड हम लोग इसकी मेमोरी रिलीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट फंक्शन. विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डिलीट फंक्शन. आई नो सी और C++ में दो डिफरेंस है. C++ में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन विद द हेल्प ऑफ अ न्यू कीवर्ड से करते हैं. एंड इन C में वी आर यूजिंग malloc फंक्शन टू एलोकेट द मेमोरी. हम लोगों को अगर हीप में मेमोरी एलोकेट करवाना है तो we will use malloc function. Right now the lecture is over. Thank you very much. If you like it, please share, subscribe. Thank you.